हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया। ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना हुई और जब आग बुझाया जा रहा था तभी दमकल विभाग वालों को आग बुझाते समय प्लास्टिक बैग में आधे जले हुए नकदी प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की मांग चल रही है। इसलिए न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया चर्चे में है तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो इन आरोपों की जाँच करेगी। इस समिति में पंजाब और हरियाणा इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सील नागू कर रहे हैं तथा इसमें 2 अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस CS संधावालिया तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। अब हम समझेंगे कि जो जजों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उस महाभियोग का एक्चुअल अर्थ होता क्या है। महाभियोग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाने की विधिक प्रक्रिया। इसमें व्यक्ति को उस पद की शक्तियों और दायित्वों के निर्वहन से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात वो व्यक्ति अपने पद से संबंधित ना ही किसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ना ही उससे संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। महाभियोग का प्रयोग दो संदर्भों में होता है। पहला तो ये होता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है और दूसरा होता है न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के मामले में भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके लिए संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग मतलब न्यायाधीशों के मामले में नहीं किया गया है। अब समझेंगे कि भारत में न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है, अर्थात किस आधार पर उनको हटाया जाता है। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान तो ये है, अनुच्छेद 144(4) संविधान का एक अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का कानूनी आधार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 218 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का कानूनी आधार प्रदान करता है। और इससे संबंधित आधार ये होता है कि या तो उन पर कदाचार सिद्ध हो जाए या वे अपने पद पे बने रहने के लिए अक्षम हो, अर्थात वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या कोई अन्य अक्षमता हो उनके अंदर। अब समझे, लेकिन ये है कि संविधान में कहीं भी कदाचार सिद्धि या अक्षमता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में समय समय पर अक्षमता को और कदाचार को परिभाषित करते रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कदाचार का अर्थ होता है जानबूझकर किया गया दुराचार, भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी या नैतिक पतन, तथा अक्षमता का अर्थ होता है कोई शारीरिक या मानसिक स्थिति जिसमें न्यायिक कार्य प्रभावित हो। अब समझेंगे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इससे संबंधित प्रावधान न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 अर्थात 1968 में है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने मतलब इसी अनुच्छेद के तहत नियंत्रित किया जाता है। अब समझेंगे इससे संबंधित प्रस्ताव की शुरुआत कैसे होती है, मतलब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव की शुरुआत कैसे की जाती है। अगर लोकसभा में हुआ है तो कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में हुआ है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं, तथा अध्यक्ष या सभापति, अगर लोकसभा में हुआ तो अध्यक्ष और राज्यसभा में हुआ तो सभापति प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब उन्हें स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। फिर अगर अध्यक्ष और सभापति ने इसे स्वीकार कर लिया तो उससे संबंधित जांच समिति बैठाई जाती है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब या तो CJI होंगे या अन्य न्यायाधीश कोई होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट से हो, तथा एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे तथा एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। समिति आरोपों की जांच करेगी तथा उससे संबंधित साक्ष्य एकत्रित करेगी और गवाहों से जिरह करेगी। फिर समिति अपना रिपोर्ट संसद को पेश करेगी, मतलब सौंपेगी। अब उससे संबंधित जो भी
डिसीजन होगा वो संसद में होगा। तो इसमें संसदीय मतदान किया जाएगा। संसद के प्रत्येक सदन को प्रस्ताव पारित करना होता है, मतलब प्रस्ताव को पारित करना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी एक सदन में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो महाभियोग की प्रक्रिया वहीं पर रोक दी जाएगी। प्रस्ताव को विशेष बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, अर्थात कुल सदस्यों का 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी होता है। तथा प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति संसदीय कार्रवाई का आदेश दे सकता है। मतलब अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति आदेश दे देगा कि मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। अब समझेंगे कि इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कब हुई थी। आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है। अभी हमारे संविधान और न्यायिक व्यवस्था की खूबसूरती क्या है या बदहाली कि आज तक किसी भी न्यायाधीश पे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। या तो उन पे कदाचार जो भी आरोप लगे थे वो सिद्ध नहीं हुए, या अगर सिद्ध होने से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे कि जस्टिस उससे संबंधित कुछ केसेज हैं, जैसे जस्टिस वी रामास्वामी जिन पे 1993 में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था, किंतु लोकसभा में मतदान न होने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। फिर जस्टिस सौमित्र सेन जो कि 2011 में थे, उन पर भ्रष्टाचार के दोषी तो पाए गए, राज्यसभा में महाभियोग पारित भी हो गए, लेकिन लोकसभा में बहस से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तथा जस्टिस SK गांगेले जो कि 2015 में उन पर यौन उत्पीड़न का मतलब आरोप लगा था, जिसको कि समिति ने दोषमुक्त कर दिया था। फिर जस्टिस दीपक मिश्रा जो कि 2018 में था, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन सभापति ने ही इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया था इस आरोप को। अब समझेंगे कि इस प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं, मतलब अर्थात कमियां क्या हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक किसी भी न्यायाधीश का महाभियोग पूरा नहीं हुआ है। पहली कमी तो यही है कि आज तक किसी पर पूरा नहीं हुआ है। दूसरी कमी ये है कि 2/3 बहुमत के कारण यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो गई है, मतलब काफ़ी कठिन हो गई है। तीसरा है कि प्रक्रिया में राजनीतिक सौदेबाजी और गठजोड़ देखने को मिलता है। अतः कहा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो हुई है किंतु अंत नहीं हुई है, अर्थात मतलब किसी भी पे भी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है महाभियोग की। धन्यवाद।